बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, तो आज हम मुख्तसर सवालात शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स फिज़िक्स क्लास 9th, इसके जो एक्सरसाइज के मश्की मुख्तसर सवालात हैं वो आज हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो अच्छी तरह इनको तैयार करना है। ये बहुत अहम क्वेश्चंस होते हैं जो इम्तहान में आते रहते हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने सबक की तरफ और शुरू करते हैं जी। चलें जी। अच्छा जी, पहला सवाल जो हम करेंगे वो कुछ लंबा भी है। सवाल कुछ यूं है, मिंदरजा झैल में फ़र्क बयान कीजिए। नंबर 1 रेस्ट और मोशन है, नंबर 2 सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, नंबर 3 फासला और डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 स्पीड और वेलोसिटी, नंबर 5 है लीनियर मोशन और रैंडम मोशन, और छठा और आखिरी नंबर है स्केलर्स और वेक्टर्स मिकदारें। तो फिर चलें जी इनके जवाब की तरफ। चलें फिर बच्चों, हम अपना सबक शुरू करें आज का। नंबर 1 पे है रेस्ट और मोशन में फ़र्क। तो रेस्ट के बारे में पहला पॉइंट है, अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है। या यूं भी सुन लें कि अगर कोई जिस्म अपने महल्ले वकूअ के एतबार से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता तो जिस्म की इस हालत को रेस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ मोशन, अगर किसी जिस्म की पोजीशन इसके गिरदोपेश के लिहाज से तब्दील हो रही हो तो वो मोशन में कहलाता है। या यूँ सुन लें कि अगर कोई जिस्म अपना महल्ले वकूअ तब्दील कर रहा हो तो वो जिस्म मोशन में होता है। दूसरा पॉइंट दोनों की मिसाल से मुतल्लिका है। मसलन रेस्ट के लिए सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त रेस्ट की हालत में होते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकते। इसके अलावा मेज़ पर पड़ी हुई किताब भी रेस्ट की हालत में होती है। अब मोशन के लिए मिसाल, सड़क पर हरकत करती हुई बस मुसलसल अपनी जगह बदल रही है, अपना महल्ले वकूअ तब्दील कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि बस मोशन की हालत में है। दूसरा जो फ़र्क है वो है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती है बच्चों? अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो उसकी हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरी तरफ रोटेटरी मोशन, किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है जी। तो सर्कुलर मोशन की मिसाल, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दश और ज़मीन के गिर्द चांद की गर्दश सर्कुलर मोशन की मिसालें हैं। दूसरी तरफ रोटेटरी मोशन की मिसाल, ये है लट्टू की मोशन, रोटेटरी मोशन की एक मिसाल है। तीसरा पॉइंट जो फ़र्क का है वो भी हम बयान करते हैं, वो कुछ यूं है जी। तीसरा पॉइंट है सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के बाहर होता है। सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो उस जिस्म से बाहर होता है। रोटेटरी मोशन में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के अंदर से गुजरती है। अगला फ़र्क है जनाब जी फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। तो फासला की तारीफ सुन लें, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई
उनके दरमियान फासला कहलाती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट होता है। फासला एक स्केलर मिकदार है क्योंकि इसके मुकम्मल अजहार के लिए मिकदार और यूनिट की ज़रूरत होती है। यहाँ यूनिट नहीं लिखा, लेकिन आपने शामिल करना है कि फासले के मुकम्मल अजहार के लिए उसकी मिकदार और यूनिट की ज़रूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है क्योंकि इसके मुकम्मल अजहार के लिए मिकदार, सम्मत और यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट का जिक्र उन्होंने इधर भी नहीं किया, आपने शामिल कर लेना है। चौथा पॉइंट है, फासला को अलामती तौर पर एस से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट को अलामती तौर पर डी से ज़ाहिर करते हैं। अगला पॉइंट है, फासला को दर्ज झैल फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। एस बराबर है वी ज़रब टी, एस बराबर है वी टी। जबकि डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए दर्ज झैल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डी बराबर है वी ज़रब टी, यानी डी बराबर है वी टी। अब नीचे आपको एक डायाग्राम बनी हुई भी नज़र आ रही होगी। तो ये डायाग्राम जो ये किताब पर बनी हुई है इतनी दुरुस्त नहीं है। कहता है ये जो शक्ल दे दी गई है में फासले को वाई से नहीं बल्कि फासले को डॉट से, फासले को किससे, डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। तो आपको ये फासला नज़र आ रहा होगा डॉटेड लाइन की सूरत में। तो हम फासले को यहाँ डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं और ये एस हुआ करता है। क्या हुआ करता है? एस हुआ करता है। सामने दूसरी तरफ दी गई शक्ल में डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करते हैं और ये ए से लेके बी तक जो कम से कम फासला है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये मैंने दुरुस्त कर दिया है, आपने दुरुस्त किया हुआ जवाब ही याद करना है और यही इसका दुरुस्त जवाब भी है। ये तो आगे फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में। तो स्पीड की तारीफ सुने, किसी जिस्म के अकाई वक्त में तय करदा फासला को स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी, किसी जिस्म, यहाँ क्या ना, किसी जिस्म का अकाई वक्त में किसी ख़ास सम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। किसी जिस्म का अकाई वक्त में किसी ख़ास सम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर मिकदार है क्योंकि इसके मुकम्मल अजहार के लिए सिर्फ मिकदार और यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट उन्होंने नहीं लिखा, मैं शामिल किए जा रहा हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है और इसके मुकम्मल अजहार के लिए सिम्मत, मिकदार और यूनिट की ज़रूरत होती है। स्पीड को दर्ज झैल फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। v बराबर है s बटे टी, जबकि वेलोसिटी के लिए फार्मूला दर्ज झैल है। v बराबर है d बटे टी, d का मतलब डिस्प्लेसमेंट और t वक्त है। अगला हमारा जो है फ़र्क वो है लीनियर मोशन का और रैंडम मोशन का। तो ये अगला पॉइंट है, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में क्या फ़र्क है। तो ये भी देख लें बच्चों, तारीफ सुनेंगे और फ़र्क। लीनियर मोशन, किसी जिस्म की ख़त मुस्तकीम में हरकत लीनियर मोशन कहलाती है। इसको ख़त्ती हरकत भी कहते हैं। किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से यानी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। मिसालें सुन लें लीनियर मोशन की। ख़त मुस्तकीम में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ और अमूदन नीचे की तरफ घिरते हुए इजसाम लीनियर मोशन की मिसालें हैं। हवा में गर्दो गुबार और धुएं के पार्टिकल्स, हवा में उड़ती हुई तितली,
ये सारी रैंडम मोशन की मिसालें हैं। अगला फ़र्क है जनाब स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी तबई मिकदारें जिनके मुकम्मल अजहार के लिए मिकदार और मुनासिब यूनिट ज़रूरी होता है। फिर सुन लें, ऐसी तबई मिकदारें, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका मुकम्मल अजहार उनकी मिकदार और यूनिट से हो, स्केलर कहलाती हैं। वेक्टर्स के लिए वेक्टर मिकदारें, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ऐसी तबई मिकदारें जिनका मुकम्मल अजहार उनकी मिकदार, सम्मत और यूनिट से हो सकता है, वेक्टर्स कहलाती हैं। यूनिट इन्होंने शामिल किसी जगह नहीं किया, मैं शामिल किए जा रहा हूँ। मिसालें सुन लें जी। मास, लंबाई, वक़्त, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी, ये सारी स्केलर्स की मिसालें हैं। वेक्टर्स की मिसालें भी सुन लें। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क वगैरह सारी वेक्टर्स की मिसालें हैं। अगला सवाल है जी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ कीजिए। तो सबसे पहले स्पीड की तारीफ सुन लें। किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला को स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक, इसकी कुछ खसूसियात सुन लें। स्पीड एक स्केलर मिकदार होती है, इतना ही काफ़ी है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। स्पीड दर्ज झैल फार्मूले से मालूम की जा सकती है। उर्दू में स्पीड बराबर है तय करदा फासला बटे वक़्त, और फार्मूला इसका है v बराबर है s बटे t। दूसरा है वेलोसिटी, किसी जिस्म के इकाई वक्त में किसी खास सम्मत में तय करदा फासला को वेलोसिटी कहते हैं। एक और भी बहुत प्यारी सी तारीफ भी सुन लें। किसी खास सिम्मत में स्पीड को, किसी खास सिम्मत में स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। दूसरी तारीफ एक और सुन लें। डिस्प्लेसमेंट के तब्दील होने की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए कुछ खसूसियात। वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। वेलोसिटी का यूनिट भी वही है जो स्पीड का है, यानी मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को मालूम करने का जो फार्मूला है वो कुछ यूं है जी। वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट बटे वक्त। तो डिस्प्लेसमेंट को डी से ज़ाहिर करते हैं, वक़्त को टी से। इस तरह वेलोसिटी वी बराबर होगी डी बटे टी। तीसरी जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हमने डिफ़ाइन करना है और कुछ बताना है वो है बच्चों एक्सेलरेशन। किसी जिस्म की, के नहीं है, किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर मिकदार है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है मीटर फी सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन को दर्ज झैल फार्मूले से मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी में तब्दीली बटे वक़्त। वेलोसिटी में तब्दीली को डेल्टा वी से लिखते हैं और वक़्त को टी से, और डेल्टा वी बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ आखिरी वेलोसिटी है और वी आई इब्तदाई वेलोसिटी है बटे टी। अगला सवाल है जी, क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है? जी मुमकिन है। अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत करे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है। कब? अगर वो अपनी सम्मत को तब्दील कर ले, तो जब सम्मत तब्दील करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगला सवाल है जी, फेरस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी क्यों होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती? ये अहम सवाल है जी, बहुत अहम सवाल है कि फेरस व्हील का जो झूला होता है उसमें जो लोग बैठे होते हैं उनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी क्यों होती है, रोटेटरी क्यों नहीं होती? तो जवाब सुन लें इसका।
ट्रांसलेटिव मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरा नुमा भी। तो जबकि रोटेटरी मोशन में जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो चूंकि फेरस व्हील दायरानुमा रास्ते पे चलती है, तो इसलिए दायरानुमा मोशन कहाँ होती है? ट्रांसलेटिव मोशन की ही एक किस्म है। तो हम कह सकते हैं कि फेरस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होती है, क्योंकि इस मोशन में जिस्म बाज़ाते खुद घूमे बगैर दायरे में हरकत करता है। इसलिए फेरस व्हील में जो लोग झूला झूलते हैं उनकी मोशन ट्रांसलेटिव होती है, जबकि रोटेटरी मोशन नहीं होती। जी तो बच्चों, अगला सवाल है, वेक्टर मिकदारों को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है? किसी वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है। इसके एक सिरे पर तीर का निशान इस वेक्टर की सम्मत को ज़ाहिर करता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक सीधी लाइन है ए से बी की तरफ, वी वेक्टर है, और बी पर हमने एरो हेड डाल दिया, तीर का निशान डाल दिया, जो कि ज़ाहिर करता है कि इस वेक्टर की सम्मत ए से बी की तरफ है। तो शक्ल के मुताबिक खाते बी जिसके सिरे बी पर तीर का निशान है एक वेक्टर वी को ज़ाहिर करता है। ख़त ए बी की लंबाई किसी मुंतखब स्केल पर वेक्टर वी मिकदार को ज़ाहिर करती है, जबकि ए से बी की जानब ख़त की सिम्मत वेक्टर वी की सिम्मत को ज़ाहिर। अगला सवाल कुछ यूँ है, वेक्टर मिकदारों की जमा और तफरीक स्केलर मिकदारों की तरह क्यों नहीं होती? तो जवाब तो सिंपल सा है, क्योंकि वेक्टर में सिम्मत होती है, डायरेक्शन होती है, जबकि स्केलर्स में डायरेक्शन नहीं होती। तो सुन लें जवाब, वेक्टर मिकदारों की जमा और तफरीक स्केलर्स मिकदारों की तरह नहीं की जा सकती। इसकी वजह है कि वेक्टर्स मिकदारें सिमती मिकदारें हैं, जबकि स्केलर्स मिकदारें गैर सिमती मिकदारें हैं। सिमती मिकदारों की जमा और तफरीक के लिए हम एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके को हेड एंड टेल रूल कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिमती मिकदारों यानी वेक्टर्स की जमा तफरीक के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जाता है। जी तो आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर मिकदारों की अहमियत बयान कीजिए। जवाब सुन लें तफसील के साथ। किसी वेक्टर को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इसकी मिकदार के साथ इसकी सम्मत का जानना भी ज़रूरी होता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क वगैरह वेक्टर्स की मिसालें हैं। आगे तफसील इनकी आगे चल के पढ़ेंगे हम। ये वेक्टर्स मिकदारें रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकासद और कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सिम्मत के बगैर किसी वेक्टर को बयान करना बेमानी होता है। मिसाल के तौर पर किसी रेफरेंस पॉइंट या हवाला की जगह से किसी मकाम का फासला उस मकाम की निशानदही के लिए नाकाफ़ी होता है। उस मकाम का रेफरेंस पॉइंट से सिम्मत का इल्म भी इंतहाई ज़रूरी होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सिम्मत मालूम की जाती है, तो वेक्टर मिकदारें इस हवाले से भी अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम वेक्टर्स को इस्तेमाल ना करें तो हम किसी अजनबी आदमी को बड़ी आसानी से किसी ख़ास इलाके, किसी ख़ास जगह या शहर का दुरुस्त एड्रेस भी नहीं बता सकते। तो अगर वेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए
किसी जगह का महल वकू, किसी जगह का फासला यानी डिस्प्लेसमेंट, और किसी जगह की पोजीशन के बारे में बताना आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर क्लोज होता है। इसी चैप्टर के अज़ाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस के अगले लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।